क्वेश्चन पेपर है ये आपका। तो जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो गया है मिड टर्म एग्ज़ाम 24-25, तो वो अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए एग्ज़ाम कैसा गया, एंड अपने आंसर चेक कर सकते हैं। जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आंसर्स। तो बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो ये इसका सेक्शन ए के क्वेश्चंस है, एंड कमेंट करके बताना एग्ज़ाम इजी था कि हार्ड था। वैसे तो सारा कराया हुआ ही आया है। तो यहाँ पे सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले तो समझ ही लेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन कर लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ 0.54 फ्रॉम द ऑरिजिन। डिस्टेंस निकालना है 0.54 का ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालना, वैसे तो आप पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला भी लगा सकते हो, बट ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने की ट्रिक भी होती है, अभी बता देती हूँ। तो आंसर कमेंट कीजिए मुझे क्या है आपका, एंड मैं आंसर बताती हूँ आपको। तो देखिए इसमें अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ तो ये मान लो x1/y1 है और ये x2/y2 है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 में से x1 को माइनस करो, यानी x में से x वाला माइनस करो, उसका स्क्वायर कर दो, और फिर y में से y वाला माइनस करो, y2 माइनस y1 और उसका स्क्वायर कर दो, यानी x में से x वाला माइनस करके उसका स्क्वायर, और y में से y वाला माइनस करके उसका स्क्वायर, और फिर बीच में प्लस और फिर रूट। ये होता है कोई भी दो पॉइंट्स के बीच का, कोऑर्डिनेट्स के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो। तो ये अगर फॉर्मूले से करें हम, तो x में से x वाला माइनस किया, 5 - 0 उसका स्क्वायर, प्लस y में से y वाला माइनस करो और उस पर स्क्वायर, एंड प्लस करके रूट, है ना। तो ये 5 - 0 तो 5 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर, एंड 4 - 0 भी 4 ही आ जाएगा, 4 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लो, 5 × 5 = 25, 4 × 4 = 16, एंड 25 और 16 √41 यूनिट। तो एक्चुअल में जब भी ऑरिजिन से डिस्टेंस बोले ना, तो आप ये पूरा डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर 1 मार्कर क्वेश्चन है तो आपको सीधा इस जो भी नंबर दिया होता है ऑरिजिन से, उसका अगर मान लो मेरे को 2-3 नंबर दिया, उसका ऑरिजिन से स्क्वायर बोला है, ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो आप क्या करा करो, इसका स्क्वायर एंड दूसरे वाले का स्क्वायर और उसका रूट। ये ही डिस्टेंस होता है ऑरिजिन से। कब लगता है ये प्रॉपर डिस्टेंस फॉर्मूला तो हर एक में लगाएंगे। जब ऑरिजिन से बोले तो आपको ये पूरा प्रॉपर करने की जरूरत भी नहीं है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट। तो ऐसे करके ये ट्रिक लगा सकते थे आप, ठीक है। तो अभी फिलहाल √41 यूनिट है आंसर, ऑप्शन ए इसका आंसर है। कमेंट करके बताना मुझे किसका आंसर ऑप्शन ए आया है, 41 यूनिट्स, ठीक है। तो बी ऑप्शन है 41 यूनिट, सॉरी √41 ए ऑप्शन है इसका आंसर, है ना, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन आंसर है। जो इसमें टिक मार्क है क्वेश्चन पेपर में, वो सही नहीं है, जो मैं करा रही हूँ वो वाले आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो √41 यूनिट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4, 5, 6। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना था, ये तो सिंपल सा था। तो 4, 5, 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब प्राइम नंबर से स्टार्टिंग देनी है। तो पहले 2 से किया, फिर 2 से गया, फिर 2 से गया, फिर 3 से गया, फिर 19 से गया। तो ये सारे इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, यानी 2 तो 3 बार आएगा, और एक 19 आएगा, और एक 3 भी आएगा, है ना। तो 2 की पावर 3 आना चाहिए, और 3 और 19 आना चाहिए। तो देखो ये कौन सा ऑप्शन में है आपका, ये है आपका ऑप्शन 2 की और 3 और 19, बी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो जो मैं आंसर बता रही हूँ वो ही ठीक है, जो क्वेश्चन पेपर पर ठीक है वो बच्चे का है, इसलिए उसके कभी कोई गलत भी हो सकता है, कोई ठीक भी हो सकता है। तो इसमें बी ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन बी इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स को, ताकि वो भी अपने आंसर मैच कर सके, और जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए वो इसे अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर ले। तो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। साइन ए 3/5 एंड कॉस ए आपको फाइंड करना है। तो साइन ए 3/5 दिया था और कॉस ए की वैल्यू बोली गई थी। तो यहाँ पे देखो साइन ए 3/5 का मतलब साइन क्या होता है, p/h, है ना, ये तो सबको पता है, p/h होता है। तो p अगर मैं यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ तो ये 90 के अपोजिट तो h होता है, और जो जहाँ एंगल होता है वहाँ बेस लेते हैं, और जो ये वाला होता है ये परपेंडिकुलर होता है। ये मैंने आपको बहुत बार बता रखा था, है ना। तो साइन क्या है, p/h, तो p कितना है 3 और h कितना है 5। अब यहाँ पे आप
क्योंकि ये 3x साइड 3 नहीं है एक्चुअल में, तो ये इनके लास्ट में आप x लगा लिया करो। तो ये जो है पाइथागोरस कर लो। तो देखो पाइथागोरस तो पता है ना, पाइथागोरस क्या होती है, h का स्क्वायर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो अगर b का स्क्वायर निकालना है तो h स्क्वायर में से p स्क्वायर को क्या करो, माइनस करोगे, है ना, तभी तो b का स्क्वायर आएगा। तो ये पाइथागोरस तो सबको आती होगी। तो हमें ये वाला निकालना है, तो इसमें इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करूँ तो x चाहे हटा दूँ, 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 25 माइनस 9 रूट 16, तो आंसर 4 आएगा, है ना। वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आएगा, बट क्योंकि ये साइड्स है तो इसलिए प्लस में ही लेना है। तो प्लस का 4 यानी ये 4x आ गया, ठीक है। अब आपको कॉस निकालना होता है, तो कॉस क्या होता है, b/h। तो b कितना है 4x और ये कितना है 5x, तो x कट के 4/5 आंसर है। तो ऐसे करके जब भी दो एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया और दूसरा निकालना, तो आप ट्राइंगल लो, तीसरी साइड पहले निकाल लो और फिर ये क्या है b/h, तो b/h ले लो, ठीक है। अदरवाइज़ एक और तरीका था, साइन ए पता है कॉस ए निकालना है, तो कॉस ए एक्चुअल में क्या होता है, अगर आपको ये पूरा लंबा तरीका निकालना तो आप कॉस ए का फॉर्मूला याद कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट, ठीक है। साइन से कॉस कैसे निकलता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का रूट। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, और फिर इसका एलसीएम ले लेना, तो 25 आएगा, 25 यहाँ आ जाएगा, 9 एज इट इज़, तो ये 16, अब ये आ जाएगा 4/5। ऐसे भी आप कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता था आइडेंटिटी की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 2। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल का जो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है वो 2 आना चाहिए। तो मैंने पॉलिनोमियल वाले क्वेश्चन में बताया था क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब भी दिया होता है आपको, तो आप क्या करोगे, पहले से ax² bx + c से कंपेयर करते हैं और फिर इससे a b c निकालते हैं। तो देखो x² के साथ वो a, तो x² के साथ k है, तो a k आ जाएगा, b x के साथ है तो x के साथ कितना है 4 नहीं है, माइनस का 4 है तो -4, c कांस्टेंट यहाँ भी -7 है तो माइनस भी लेना होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है वो आपको, वैसे होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर c/a है तो c की वैल्यू रख दो -7 एंड a की वैल्यू k। तो और वो आपको गिवन है, प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 2, हमने निकाला इतना आया बट हमको दिया कितना है 2। अब यहाँ पे k निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2k एंड ये 7 1 जा 7 माइनस का 7, k निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा सी ऑप्शन इसका आंसर है। तो किस किस बच्चे का आंसर ऑप्शन सी आया, कमेंट करके मुझे जल्दी से बता देना। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। स्टैंडर्ड का इसके बाद अपलोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी फाइंड एक्स। तो यहाँ पे डी ई बी सी के पैरेलल है और एक्स निकालना है। देखो जब भी डी ई बी सी के पैरेलल हो और ये ए डी पता है, बी डी पता है, ए ई पता है और ई सी पता है, ई सी निकालना है। तो जब भी ये पैरेलल साइड ना निकालनी हो और इधर एंड ये वाली साइड्स निकालनी हो तो आप बी पी टी लगाओगे। हाँ अगर पैरेलल साइड निकालनी होती तो हम सिमिलर ट्रायंगल लगाते थ्योरम, ठीक है। तो अभी मेरे को तो ये वाला ये बस इनका यूज़ करना है ना, इनका अंदर का तो कुछ अंदर की लाइनें तो कुछ ना तो गिवन है ना फाइंड करनी है, तो यहाँ पे मेरे को बी पी टी लगानी है। तो जब भी पैरेलल लाइन हो तो ये अपॉन ये ए डी अपॉन बी डी, ए ई अपॉन ई सी, ये रखना होता है। बेसिक प्रोपोर्शनल थेल्स थ्योरम होती है ये, ठीक है। ए डी कितना है 1.5, बी डी कितना है 3 एंड ए ई कितना है 1, ई सी एक्स है, इसको आपको निकालना है एक्स को। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक्स को यहाँ ले जाओ 1.5 एक्स हो जाएगा और 3 × 3 हो जाएगा। एक्स निकालना है तो ये 1.5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है ना, तो यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, डेसिमल यहाँ से हटेगा तो एक के बाद डेसिमल है 10 आ जाएगा ऊपर और फिर 30/15 2 आंसर होगा। तो आंसर 2 है, किस किस बच्चे का आंसर 2 आया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ऑप्शन बी आंसर है इसका। तो पॉलिनोमियल का आंसर तो कितना बताया था मैंने अभी, -7/2 सी ऑप्शन एंड पैरेलल एक्स निकालना है 2 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन इसका आंसर है, इसका आंसर बी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 द एरिया ऑफ सेमी सर्कल विल बी। तो एक सर्कल जिसकी रेडियस 21 है, आपको सेमी सर्कल का एरिया निकालना था। तो देखो सेमी सर्कल क्या होता है, आधा सर्कल है ना,
तो आधा सर्कल रेडियस किस है, सेमी सर्कल। देखो पूरा सर्कल कितना होता है, पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो आधा सर्कल है तो हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। तो हाफ पाई की जगह 22/7, रेडियस 21 दी और स्क्वायर है तो 2 बार लिखनी है, फिर 7 3 जैसे कट जाएगा और ये 2 11, तो 11 × 3 33 × 21 ये आएगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ये ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 का आंसर सी ऑप्शन है। स्टैंडर्ड का इसके नेक्स्ट बनेगा, इसके बाद ही बन जाएगा अभी थोड़ी देर में। क्वेश्चन 7, इफ़ द मीन एंड मॉड ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 28 एंड 16 देन इट्स मीडियन इज। तो आपको मीन और मॉड दिया है, मीन दिया है और मॉड। देखो मीन पहले है तो मीन 28 है और मॉड कितना है 16 है, ये ध्यान रखना। मीन पहले है तो ये पहले वाला लेना है और मॉड बाद में तो बाद वाला लेना है, और आपको मीडियन निकालनी है। तो यहाँ पे मैंने मीन मीडियन मॉड के फॉर्मूले लिखवाए थे आपको। क्या था वो फॉर्मूला, इन तीनों में क्या रिलेशनशिप होती है, मॉड होता है 3 मीडियन - 2 मीन, ये याद रखा करो ये फॉर्मूला। तो मॉड आपको गिवन था 16, मीन भी गिवन है 28, 2 × मीन एंड 3 मीडियन नहीं पता, मीडियन को x मान लो। अभी इक्वेशन को सॉल्व कर लो x के लिए, 3x यहीं रहेगा, ये 28 2 जा 56, पहले मल्टीप्लाई करना है ना, तो 28 2 जा 56, ये फिर -56 है तो ये यहाँ से माइनस यहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एंड ये प्लस करोगे तो ये 72 आएगा। x निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, 24 आंसर है। किस किस बच्चे का आंसर 24 आया है, बी ऑप्शन उनका आंसर ठीक है, तो 24 आएगा इसका आंसर, बी ऑप्शन है 24। ये जो टिक है वो ठीक नहीं है सारे, ठीक है, जिन बच्चे का है उन्होंने लगाए होंगे, बट ये बी ऑप्शन है, 24 है इसका आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर 24, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अ ट्री कास्ट अ शेडो 7 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज़ 45 हाइट ऑफ द ट्री। तो यहाँ पे ये ट्री वाला मैंने टावर वाला बहुत बार कराया था, जब भी ट्री की हाइट और शेडो बोले जाए तो मैंने कहा था कि हाइट को तो वर्टिकली लिया करो, टावर भी हो सकता है, ट्री भी हो सकता है, रॉड भी हो सकती है, तो उसको वर्टिकली लेना है, और जो उसकी शेडो है वो हॉरिजॉन्टली लेनी होती है, शेडो हॉरिजॉन्टली होती है और हाइट वर्टिकली होती है। तो हाइट ऑफ ट्री को h मान लो और शेडो की लेंथ 7 दी हुई है, ये शेडो यहाँ पे होती है ना, यहाँ बनती है, और एलिवेशन ऑफ सन का मतलब सन से कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे ये एंगल होता है। तो एंगल कितना दिया आपको, एंगल कई बार निकालना था, अभी आपको दे रखा है 45 का। अब आपको ये निकालना और ये गिवन है, तो आपने क्या लिया, देखो जहाँ एंगल है वहाँ तो क्या होता है, बेस होता है ना, ये तो मैं इतनी बार बता चुकी हूँ, जहाँ एंगल होता है वो बेस होता है, और ये जो 90 के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और जो इस एंगल, ये जो एंगल है 45 इसके अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, है ना। एंगल के साथ वाली साइड बेस, एंगल के परपेंडिकुलर, एंगल के अपोजिट परपेंडिकुलर, और जो 90 के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज। तो आपको ये निकालना है और ये गिवन है, तो आपने ये रेशियो लेना है, तो मैंने लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा। तो जब भी ये शेडो वाले और हाइट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको ये p/b tan थीटा लेना होता है। तो h/7 tan थीटा, थीटा कितना है 45, tan 45 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको आता होगा 1 होता है। तो जब भी tan 45 हो, मैंने आपको एक हिंट दी थी कि जो हाइट होती है वो शेडो के बराबर होती है, शेडो की लेंथ के बराबर। अगर एंगल 45 है तो मैंने कहा था करने की भी ज़रूरत नहीं होती, ऑप्शन वाला क्वेश्चन होता है, तो थीटा अगर 45 है तो हाइट शेडो लेंथ के बराबर ही होगी, तो हाइट भी 7 ही आ गई, देखो है ना, क्योंकि ये 10 45 1 बन जाएगा, तो एच भी 7 होगी। ये आप ट्रिक भी लगा सकते थे इस क्वेश्चन में, ठीक है, या फिर जब ये दोनों बराबर होता है तो एंगल 45 बनता है। ओके, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन डी इसका आंसर है 7 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे, इट इज़ गिवन दैट एंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है, और आपको एंगल ए दिया, ई दिया, सी निकालना है। अब देखो जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, प्रूव नहीं करना कि कौन से ट्राइंगल सिमिलर है, आपको गिवन है कि ये ट्राइंगल इसकी सिमिलर है। तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो सिमिलर का मतलब, इसको अगर ए बी सी ऐसे बनाया ना, ए बी सी, तो इसको भी आप ऐसे ही बनाओ, बिल्कुल डी ई एफ, यानी अगर ये ए बी यहाँ पे बोलिए ए बी सी ऐसे बनाया ना आपने, तो डी ई एफ को भी बिल्कुल सीरियल वाइज लेके जो ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो ए बी के साथ क्या, कौन सी, डी ई, यानी ये डी आना चाहिए और ये ई आना चाहिए, ये, तो ऐसे करके ट्राइंगल को बिल्कुल साथ से बनाना। तो एंगल ये डी के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये ट्राइंगल सिमिलर है ना, तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है, यानी ये फर्स्ट वर्टेक्स वाला फर्स्ट वर्टेक्स के बराबर होगा, सेकंड वर्टेक्स वाला सेकंड के बराबर होगा, तो यानी बी ई के बराबर हो जाएगा, और सी थर्ड वर्टेक्स है तो थर्ड के बराबर होता है,
एफ के बराबर। अब आपको दिया क्या क्या है, आप तो आपको एंगल ए दिया है 55, तो अगर ये 55 है तो डी भी 55 आ जाएगा। ऐसे ई दिया है आपको 45, तो ये बी भी 45 ही आ जाएगा, 45 डिग्री है ना। अब आपको सी और एफ दोनों ही नहीं मालूम क्वेश्चन में, तो आपने ना क्या करना है, ए भी मालूम चल गए ना 55 और 45, तो ये दोनों से आप सी निकाल लो पहले, ये ट्राई एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के। तो एंगल सी निकालने के लिए इन दोनों को प्लस करके वहाँ ले जाके माइनस करना, तो एंगल सी 80 आ जाएगा, और जितना एंगल सी आएगा उतना एंगल एफ आएगा, यानी 80 डिग्री आंसर है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो किस किस बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया 80 डिग्री, उनका आंसर ठीक है। तो ऑप्शन ए 80 डिग्री, 80 डिग्री इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 77 एंड 132। तो हाई एच सिर्फ निकालने के लिए पहले इनके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो देखो 77 का करोगे तो 11 पे जाएगा 7, फिर 7 अपने पे, 132 का पहले 2 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर 3 पे, फिर 11 पे। अब देखो ये इसका प्राइम फैक्टर है और ये इसका प्राइम फैक्टर है, तो दोनों में एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन फैक्टर हो। तो कॉमन फैक्टर 7 तो दोनों में नहीं है, 2 भी दोनों में नहीं है, 11 दोनों में है ना, तो 11 आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 11। एचसीएफ कितना आएगा 11। तो किस किस बच्चे ने 11 लिखा कमेंट करके मुझे बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर 11 है, ए ऑप्शन। द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इस इन दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का मिड पॉइंट बोला है। तो इतनी बार करा रखा था मैंने, सारा पेपर ही अभी एक दिन पहले ही मैंने इतने सारे क्वेश्चन कराए हुए थे, और बाकी प्लेलिस्ट तो मैंने बोल ही गई थी कि प्लेलिस्ट अच्छी तरह से कर लिया करो। प्लेलिस्ट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। प्लेलिस्ट को मिड टर्म की भी बनी हुई है, सीबीएसई बोर्ड एनुअल एग्जाम जो फाइनल होता है सीबीएसई बोर्ड, पीवाईक्यूज़ की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको ज़रूर चेक कर लेना। एंड अभी आपका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम भी होना है, तो प्री बोर्ड भी होने हैं, तो उनको अच्छी तरह से आप चेक कर लेना। चेक मतलब प्रैक्टिस करनी है उनसे, ठीक है, सिर्फ देखना नहीं होता, प्रैक्टिस करनी होती है। तो सारा पेपर ही उनमें से आया है, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर कर लेना, तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एंड ठीक है, तो 11th क्वेश्चन, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। तो इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना था, तो मिड पॉइंट तो सिंपल निकल ही जाएगा। कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट, तो ये 2 पॉइंट तो आपको ये एंड में रखने हैं, ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये वाला x2 y2 होता है ना, और ये मिड पॉइंट है अंदर जो होगा xy। तो आप चाहते तो इसे सेक्शन फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मिड पॉइंट का मतलब 1:1 होता है, ठीक है। मिड पॉइंट में कितना रेशो बनता है 1:1, बट डायरेक्ट आप मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। क्या होता है, ये जो अंदर वाला x होता है ये कैसे आएगा, जब दोनों x को प्लस करोगे और 2 से डिवाइड करोगे। ऐसे ये जो y होगा ये कैसे आएगा, इनके y और इसके y को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, यानी x वाला निकालना तो x को प्लस करो, ये दोनों x आगे वाला होता है ना, x को प्लस करो और 2 से डिवाइड करो, तो ये प्लस माइनस माइनस कर दो, 7 में से 3 4, और जो बड़ा है उसका साइन लगाओ प्लस का, अपॉन में 2, तो 2 आ जाएगा। सेम ऐसे वाई और वाई वालों को प्लस करो, पहले 3 5 8, 8 का आधा कर दो 4, तो ये x 2 आएगा, y 4 आएगा, पहले 2 आएगा फिर 4 आएगा। पहले x कोऑर्डिनेट कैसे लिखते हैं, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले x लिखना होता है बाद में y, तो x 2 है और y 4 है, तो 2 और 4 डी ऑप्शन, ये है इसका मिड पॉइंट। तो 2 4 आंसर है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। ऑप्शन डी पे टिक करना, ऑप्शन डी ठीक है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, इसके जो बचे हुए पार्ट्स होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो इसके लिए आपको कम से कम 1000 लाइक देने हैं वीडियो को, तो जल्दी से जल्दी आपको इसका पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एंगल डिस्क्राइब बाय मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इन 10 मिनट्स। तो जो मिनट हैंड होती है क्लॉक की, वो 10 मिनट में कितना एंगल बनाती है। तो देखो जब भी मिनट हैंड का एंगल निकालना हो तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो 1 मिनट में मिनट हैंड एंगल बनाएगी ना, मिनट हैंड, ये याद रखना, मिनट हैंड 1 मिनट में कितना एंगल बनाती है 6 डिग्री का। तो अगर 10 मिनट में पूछा है तो 6 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मिनट का पता है 6 डिग्री होता है, तो 10 का निकालना है तो 6 से मल्टीप्लाई करो तो 60 डिग्री। तो ये इसका आंसर है ए ऑप्शन। हाँ, अगर इसमें बोलते कितना एरिया स्वैप्ट करती तो आप सेक्टर का एरिया का क्या लगा देते, फॉर्मूला लगा देते, जहाँ पे थीटा कितना रखते 60 डिग्री, और रेडियस क्या होती है, रेडियस मिनट हैंड की जो लेंथ होती है, रेडियस किसके बराबर होगी, मिनट हैंड की लेंथ के बराबर, लेंथ ऑफ मिनट हैंड की लेंथ जो होगी वो रेडियस होगी, ठीक है। तो ये जब भी मिनट हैंड वाला क्वेश्चन आता है तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल, तो जितना मिनट दिया होगा उतना एंगल निकल जाएगा। और फिर आपको एरिया पूछेंगे कि कितना स्वैप्ट किया मिनट हैंड ने, तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला लगाना, तो πr² थीटा बाई 360, जिसमें थीटा आप निकाल सकते हो। रेडियस क्या होती है, जो मिनट हैंड की लेंथ होती है। तो फिलहाल तो ये एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, बाकी आंसर 60 डिग्री है इसका। ए ऑप्शन आंसर है, ऑप्शन ए इसका आंसर है।
60 डिग्री है ना, कहाँ गया, 60 डिग्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 25√3 फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल, इट इज अटैच विद अ स्ट्रिंग दैट मेक्स एन एंगल 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो देखो खुद इमेजिन करो, काइट है वो कितनी हॉरिजॉन्टल हाइट से कितनी हाइट पे है, हॉरिजॉन्टल से इतनी हाइट पे है। तो हॉरिजॉन्टल तो ये होता है ना, ये वाली लाइन, ये हॉरिजॉन्टल से कितनी हाइट पे, ये तो काइट तो हॉरिजॉन्टल से ऐसे हाइट पे होगी ना, तो ये हाइट काइट की है ग्राउंड से, ग्राउंड हॉरिजॉन्टल होता है, तो उसकी हाइट काइट की तो ऊपर है ना, तो 25√3। और सोचो जो स्ट्रिंग होगा वो तो कैसा होगा, वो तो स्लैंट होगा ना, स्ट्रिंग तो काइट का कैसा होता है, स्लैंट होता है, तो ये है स्ट्रिंग एक्चुअल में एल, और ये कितना एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ, 60 डिग्री, तो स्ट्रिंग हमेशा स्लैंट होता है, ठीक है। तो ये एल है और ये एंगल 60 डिग्री बना रहा है इस ग्राउंड के साथ। तो अब आपको क्या निकालना है, एल निकालना है, और ये गिवन है। अब मैंने आपको फिर से बता दिया, जो एंगल 60 डिग्री है उसके जो साथ वाली साइड है, ये वाली साइड है ना 60 डिग्री के साथ वाली साइड, ये तो बेस होता है, ये क्या होता है आपका बेस होता है। और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है ये परपेंडिकुलर होता है ना, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर होता है, और ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और जो 90 के अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज होता है, 90 के अपोजिट। अब आपको क्या चाहिए, ये निकालना और ये गिवन है, तो आप ना ये गिवन है और ये निकालना है, तो आप इन दोनों का रेशो बना लो, तो आप बना लो P/H। तो P/H क्या होता है, साइन थीटा होता है, P/H क्या होता है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह 60 रखो, एंड P क्या है आपका AB और ये AC, वैसे तो ये डायरेक्ट P/H से ही कर लेते, तो 25√3/L मान लिया मैंने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को। अब ये कितना होता है, साइन 60 √3/2 होता है, √3 यहाँ भी मल्टीप्लाई में, यहाँ भी कट जाएगा, तो कट के बना आ जाएगा यहाँ पे, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, L1 ज़ा L, 25 2 जा 50, तो स्ट्रिंग की लेंथ 50 मीटर आएगी। किस किस बच्चे का आंसर 50 मीटर है, उनका आंसर ठीक है, सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस a1x प्लस b1y इक्वल टू सी, एंड ये दूसरी लाइन है, और आपको पैरेलल लाइंस की कंडीशन बनानी है। तो पैरेलल लाइन की कंडीशन तो सबको ही आती होगी, क्या होती है पैरेलल लाइन की कंडीशन, जब भी दो लाइन पैरेलल होती है, पैरेलल का मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, जब भी नो सोल्यूशन हो या पैरेलल लाइन हो या इनकंसिस्टेंट हो, इनकंसिस्टेंट, तो उसका मतलब होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, ये वाला। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है, 14 का ऑप्शन डी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखा होगा, साइन थीटा कॉस थीटा किस वैल्यू पे होता है, दोनों इक्वल किस वैल्यू पे होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल, यानी कि कब आता है 1/√2, जब एंगल 45 डिग्री का होता है, ठीक है। तो थीटा 45 पे ये दोनों 1/√2 वैल्यू देते हैं, ए ऑप्शन इसका आंसर है 45 डिग्री, ए ऑप्शन आंसर है। जो टिक है वो सारे ठीक नहीं है, ठीक है, जो मैं बताऊंगी वो आंसर ठीक है, ए है 45 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर्स का HCF। देखो प्राइम नंबर मतलब जो अपने ही टेबल पे आते हैं, जैसे 3 और 5 ये प्राइम नंबर है ना, तो ये अपने ही टेबल में आते हैं, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर ही नहीं होगा, तो जब भी आपको दो प्राइम नंबर का HCF बोले तो 1 आता है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का HCF कितना आएगा 1, और अगर LCM बोलते हैं मान लो, तो ये जो भी दो नंबर होते हैं इनका मल्टीप्लाई कर देते तो उसका LCM आ जाता है, यानी दो प्राइम नंबर का LCM जो प्राइम नंबर होंगे उन्हीं का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। अभी तो HCF बोला तो उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं, इसलिए 1 आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। ये जो भी क्वेश्चन पेपर्स है ये आपके फाइनल एग्जाम प्री बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CBSE बोर्ड एग्जाम जो होंगे, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और प्लेलिस्ट के अंदर मैंने बहुत सारे PYQs लिख कर बना रखे हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उन्हें अच्छी तरह से डिटेल सोल्यूशन के साथ है, कंसेप्ट के साथ है, तो अगर आपको कंसेप्ट डिटेल में समझने हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर जितने भी PYQs हैं उन्हें सॉल्व कर लेना, एंड 3 से 4 क्वेश्चन पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लोगे तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करो, ठीक है। और इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो नेक्स्ट पार्ट के लिए मैंने जल्दी से अगर आपको चाहिए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, 1000 लाइक कम से कम कर लेना। 17 क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका आंसर 1 है, सी ऑप्शन 16 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
17 क्वेश्चन, द डिफरेंस इन द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल रेडियाई दिए 14 एंड 7 मीटर। तो यहाँ पे आपको बोला है कि सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस निकालना है, दो सर्कल की सर्कमफ्रेंस का डिफरेंस, यानी कि पहला सर्कल की सर्कमफ्रेंस माइनस दूसरा सर्कल की सर्कमफ्रेंस, ये डिफरेंस निकालना है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला था 2πr और ये दूसरा सर्कल 2πr। तो इसकी रेडियस को मैंने कैपिटल आर ले लिया, इसको स्मॉल आर ले लिया, क्योंकि दो डिफरेंट सर्कल है ना, तो रेडियस अलग अलग है। अब 2π दोनों में से कॉमन ले लो, तो इसमें से अंदर आर बचेगा, इसमें से माइनस आर, इसमें से भी एक आर बचेगा, है ना, कॉमन लिया, तो इसमें से ये बचा और उसमें से ये बचा। अब आर बड़ी वाली कितनी है 14 और छोटी वाली कितनी है 7, 14 माइनस 7 7, और ये पाई की वैल्यू रख दो 2 इंटू पाई इंटू ये रेडियस बड़ी वाली माइनस छोटी वाली, 7 से 7 कट गया, ये मल्टीप्लाई कर देना, 44 मीटर इसका आंसर है। ऑप्शन बी इसका आंसर है, ऑप्शन बी 44 मीटर 17 का आंसर है। जिस बच्चे का 44 मीटर आंसर है उनका ठीक है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का मीन। तो आप पहले फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर लिख लेते हैं और फिर उसका मीन निकाल लेते, एक तो ये तरीका है। तो क्वेश्चन 18 देखेंगे, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब मीन का फॉर्मूला तो सबको पता है, सम अपॉन नंबर, है ना, ये होता है। तो इन सब का सम कर दो, और नंबर कितने हैं, ये 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो, तो इनका टोटल करो, 3 3 6 4 10 5 15 अपॉन 5 3 आ गया। ये तो था अगर 5 ही नंबर का है तो ईजिली हो गया, बट अगर मान लो ये फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का बोल देते, अगर ये बोल देते फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर उसका मीन निकालो, तो आप क्या करते थे कि आप फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर को प्लस करने लग जाते। तब आपको ना एक ट्रिक लगानी है, ट्रिक क्या है, फॉर्मूला या ट्रिक कह लो उसको, ये ट्रिक याद रखना। अगर मेरे को फर्स्ट लिखा होना चाहिए, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर का मीन बोल दिया, तो आपको फॉर्मूला या ट्रिक लगानी है। क्या है, देखो मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर। अब आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला आना चाहिए। ये फॉर्मूला आप AP की हेल्प से भी निकाल सकते हो, सम का फॉर्मूला लगा के 1 2 3 से लेके n तक। तो ये फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ठीक है। सम का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस 1/2, और फिर नंबर कितने n है, तो n से ये n कट गया, तो मीन का शॉर्टकट ट्रिक है n प्लस 1/2। अगर आपको शॉर्ट तरीके से मीन निकालना है, लेकिन लिखा ही होना चाहिए फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट वर्ड लिखा होना चाहिए, या फिर फर्स्ट 30 नेचुरल नंबर का मीन निकालो, तो आप ये सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो। तो ये ट्रिक है। तो अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आप ये फॉर्मूले से भी कर सकते थे। तो n कितने थे, 5 थे, फर्स्ट 5 थे ना, तो 5 और 1 6 का आधा, ठीक है। तो n नेचुरल नंबर का सम का ये फॉर्मूला होता है। अगर फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर का सम है तो यहाँ n की जगह 5 रख देना, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है तो n की जगह 10 रख देना। तो ये तो सम का फॉर्मूला है, बट मुझे मीन का बनाना तो नंबर से डिवाइड करना है, यानी n से n कटा, तो ये है मीन का फॉर्मूला। तो इसमें रखना था आपको 5 है ना नेचुरल नंबर, 1 1 2, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो आप ट्रिक से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो इतना कैलकुलेशन बच जाती। हाँ 5 थे, सिंपल थे, छोटा सा था, तो इसलिए हमने कर दिया, अदरवाइज़ आप ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इसका आंसर कितना है, 5, ए ऑप्शन इसका ठीक है, ठीक है। किस बच्चे का आंसर ऑप्शन ए आया कमेंट करके बताना मुझे। क्वेश्चन 19 असर्शन रीजन है। असर्शन और रीजन में पहले ट्रू फॉल्स चेक करना है। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस इज इनकंसिस्टेंट कब है, जब केस 16 आए। तो इनकंसिस्टेंट की कंडीशन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई है, क्या होती है इनकंसिस्टेंट की कंडीशन। इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब या तो पैरेलल हो या नो सोल्यूशन हो। जब भी इनकंसिस्टेंट होता है उसका मतलब पैरेलल लाइन या नो सोल्यूशन होता है। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/B2 C2, ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब यहाँ पे A1 A2 तो आपको देखना आता है, x के साथ A1, इस x के साथ A2, फिर इस y के साथ B1, ये B2, ये C1, ये C2। तो मैंने रख दिया K/8 7/14। अब ये तो नॉट इक्वल है, तो K तो यहाँ से निकालो, ये इक्वल है ना, यहाँ पे इक्वल का साइन है। K/8 7/14, 7/14 कट गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई 2K, 8 1 सा 8, K निकालना है तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा, 4 मेरा आ रहा है K4। अगर ये इनकंसिस्टेंट है, जबकि इन्होंने बोला है 16, तो 16 तो नहीं आ रहा, 4 आ रहा है। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब 4 आना चाहिए, तो यानी ये गलत दिया है ना इन्होंने, तो एजर्शन गलत दिया है, एजर्शन गलत दिया है, ठीक है, क्योंकि 16 नहीं आना चाहिए, 4 आना चाहिए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, जब A1/A2 B1/B2 C1/C2 नॉट इक्वल, यानी कि ये ठीक बोल रहा है, नो सोल्यूशन या इनकंसिस्टेंट का मतलब यही होता है ना।
तो यस ये बिल्कुल ठीक है, रीज़न ठीक है बट एजर्शन गलत है। तो इसलिए जब एजर्शन गलत हो रीज़न ठीक हो तो डी ऑप्शन आंसर है, डी ऑप्शन। तो एजर्शन रीज़न का 19 का आंसर डी ऑप्शन है, एजर्शन फॉल्स है, रीज़न ट्रू है। ठीक है, डी ऑप्शन है इसका आंसर। क्या आंसर है? डी ऑप्शन, एजर्शन फॉल्स, रीज़न ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 20। एजर्शन है जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 and 5। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल के अगर जीरो निकालने है, क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके जीरो निकालने के लिए मिडिल स्प्लिट कर दो और फिर चेक करो क्या वो 2 और -5 आएंगे। अब देखो मिडिल स्प्लिट तो मैंने बहुत बार सिखा रखा है आपको। तो मिडिल स्प्लिट में सबसे पहले जो x² के साथ है 1, उसको कांस्टेंट से पहले मल्टीप्लाई करो, कितना आया 10। अब 10 के और फैक्टर सोचो, 2 5 या 10। अब आप सोचो क्या ये फैक्टर से 3 आएगा? 10 और 1 से तो 3 नहीं आएगा ना, प्लस ना माइनस, प्लस करोगे तो 11 आएगा, माइनस करोगे तो 9 आएगा, जबकि 3 चाहिए। बट इस वाले फैक्टर से आपका 3 आ जाएगा, 2 और 5 को माइनस करोगे तो 3 आ जाएगा। तो मैंने 5 - 2 में इसको स्प्लिट कर दिया, 3x को कैसे स्प्लिट किया, 5 और 2 में, और x है तो x लगा दिया दोनों पे। अब ये प्लस का है तो इसलिए बड़े पे प्लस का, छोटे पे माइनस का। ठीक है, एंड ये माइनस का 10। फिर कॉमन ले लो, इन दोनों में से x कॉमन आ जाएगा और फिर इसमें से अंदर देखो x बचेगा और इसमें से x बाहर है तो 5 बचेगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लो, 2 और 10 में से 2 कॉमन आ जाएगा और बाहर ये माइनस है तो ये माइनस लगा दो। फिर 2x में से 2 बाहर है तो x बचेगा। फिर 10 में से 2 कब आता है, 5 पे, और ये माइनस है और बाहर भी माइनस, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। जब बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। फिर ये कॉमन ब्रैकेट लेनी होती है और फिर ये अंदर बचेगा x - 2 एन जीरो के इक्वल रख दो। तो एक बार ये फैक्टर जीरो कर दो तो यहाँ से +5 -5 हो जाएगा, और x - 2 जीरो रखते हो तो x = 2 आ जाएगा। यानी आपके 2 जीरो आ रहे हैं, 2 और -5। एजर्शन बिल्कुल ठीक है कि 2 जीरो आ रहे हैं, 2 और -5। अब इस जीरो का मतलब क्या है, अगर ग्राफिकली बोले तो ये इसका मतलब है कि जो भी ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पता है ना, पैराबोलिक होता है। कैसा होता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। तो पैराबोला जो है ना वो एक्स एक्सिस को, क्योंकि एक्स वाला एक्स की फॉर्म में था ना, ये क्वाड्रेटिक किस में था? एक्स में था। तो यानी ये एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस होती है हमारी हॉरिजॉन्टल वाली, तो ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है। कौन कौन से 2 पॉइंट है वो? एक तो 2 है और एक -5 है। यानी एक्स को कहाँ कहाँ काट रहा है ये 2, एक्स एक्सिस को एक तो 2 पॉइंट पे काट रहा है और एक -5 पे काट रहा है ना। तो इसका मतलब ये 2 पे काट रहा है तो ये 2 0 पॉइंट है, और ये -5 पे काट रहा है तो -5 0 होना चाहिए। जबकि आपको रीज़न कह रहा है कि ये एक तो पॉइंट है 0 - 2 और एक 5 0 है। बिल्कुल गलत है। 0 - 2 कैसे हो जाएगा? ये तो एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो एक्स एक्सिस पे तो y 0 रखना चाहिए था ना, तो ये 2 0 होना चाहिए और ये -5 0। एक्स एक्सिस का मतलब y 0 होना चाहिए। तो रीज़न बिल्कुल गलत है। तो रीज़न गलत है अगर, और एजर्शन सही है, तो एजर्शन सही है, रीज़न गलत है। सी ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किस किस बच्चे के 20 में से कितने क्वेश्चन सही है ये मुझे कमेंट करके बताना। सेक्शन ए में कितने सही आपके 20 में से, कितने मार्क्स आ जाएंगे 20 में से, ये आपको कमेंट करके बताना है। एंड सेक्शन बी को मैं करा देती हूँ, उसके बाद बचा हुआ हम सेक्शन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो देखो सेक्शन बी के क्वेश्चंस देखो, चेक करना है क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन और इस इक्वेशन पे लाई कर रहा है, दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। तो चेक करने का मतलब ये एक्स है और ये वाई है, एक्स वाई की वैल्यू इसमें भी रख के देखो और इसमें भी रख के देखो। तो देखो पहले मैंने क्या है पॉइंट आपके पास, -4 और 3, यानी इसका मतलब एक्स तो -4 रखना है और वाई रखना है 3। ठीक है, तो अगर मैंने पहली वाली इक्वेशन में x की जगह -4 और y की जगह 3 रखा एंड साथ में ये +1 था, अब मैं इसे लेफ्ट साइड को सॉल्व करूँगी। अगर ये राइट से मैच कर गई तो येस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो -4 था और ये +3 था। अब -4 + 1 + 3 क्या होता है? माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस का 1 बचेगा, है ना, साइन बढ़ेगा, और ये प्लस का 1, तो ये कट के 0 ही तो देगा। येस, ये तो है इसका आंसर। ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन पे तो आ रहा है, बट इस वाली दूसरी वाली में देखो x की जगह -4 रखा, फिर ये माइनस और y की जगह 3 रखा। अब इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस प्लस, साइन तो लेकिन माइनस का लगेगा। तो क्या ये इसके राइट हैंड साइड से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इसके साथ तो मैच कर रहा है बट इसके साथ नहीं। तो आपको बोला है कि क्या ये दोनों पे कर रहा है, बोथ पे कर रहा है, तो बोथ पे नहीं कर रहा, दोनों पे थोड़ा ना कर रहा, तो आंसर नो है। सिर्फ इस पे कर रहा है, इस पे नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्या ये जो क्यू पॉइंट है ये इन 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, आपको एक्स निकालना है। तो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार करा रखे हैं आपको। कैसे करते हैं इक्वी डिस्टेंस वाले? देखो क्यू इक्वी डिस्टेंस है ना, किन 2 पॉइंट से, इन 2 पॉइंट से। तो ये जो 2 पॉइंट है जिनमें एंगल लगा है उनको तो आप नीचे लिखते हो, और जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट है वो ऊपर लिखना चाहिए।
ठीक है। तो क्यू के पॉइंट आपको 0 2 दिए और जो ए एंड बी है या पी एंड आर है वो तो आपने नीचे रखने होते हैं, जहाँ एंड लगा वो नीचे रखना होता है। तो ये पॉइंट इतनी है इसके। अब देखो बोला क्या है, क्यू का डिस्टेंस यानी क्यू पी और क्यू आर ये बराबर है। ठीक है। अब आपको डिस्टेंस फॉर्मूला तो मैंने बताया था ना, x2 में से x1 का इस माइनस करके उसका स्क्वायर, ऐसे y2 में से y1 का स्क्वायर और फिर रूट, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। अब आप करो डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। अगर मैं पी क्यू पे डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगी तो इसके एक्स में से इसका एक्स माइनस करो, 5 माइनस 0 उसका स्क्वायर, फिर ऐसे इसके वाई में से इसका वाई माइनस करो, -3 में से -2 करो और उसका स्क्वायर और बीच में प्लस और फिर रूट। ऐसे ही इसमें भी करो, क्यू और आर में डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, एक्स में से एक्स वाला माइनस करो, एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस, फिर वाई में से वाई वाला माइनस करो, 7 माइनस 2 उसका स्क्वायर। अब ये 5 माइनस 0 तो 5 ही होगा, 5 का स्क्वायर, एंड माइनस माइनस प्लस साइन लेती है माइनस का, तो ये -5 उसका स्क्वायर, एंड रूट से रूट हटाना है अगर तो स्क्वायरिंग कर दी हमने, ये दोनों साइड का रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग बहुत साइड कर दो तो दोनों साइड से रूट हट जाएगा। अभी x माइनस 0 तो x ही हो जाएगा, x माइनस 0 क्या होता है, x होता है। यहाँ आइडेंटिटी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, x में से 0 माइनस करोगे तो x ही तो मिलेगा। हाँ अगर यहाँ x माइनस 2 होता तो आप a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से खोलते इसको, बट यहाँ x माइनस 0 तो x ही होता है ना, x का स्क्वायर। 7 माइनस 2 माइनस हो सकता है, 5 आएगा, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर दोनों साइड है, 25 25 कट जाएंगे, 25 को चाहे वहाँ ले जाओ तो माइनस हो जाएगा तो कट ही जाएगा। अब एक्स स्क्वायर -5 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर 25 आ गया, क्योंकि माइनस पे स्क्वायर है तो प्लस ही बनेगा ना। -5 अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस तो 2 बार मल्टीप्लाई में प्लस बन जाएगा, तो 25 एक्स स्क्वायर 25। अब एक्स क्या है, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो रूट लगेगा। ठीक है। अब ये 25 का स्क्वायर रूट करो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 होता है। अब 5 वैसे तो प्लस माइनस दोनों में आ सकता है ना। अब ये कोई ऐसा डिस्टेंस तो है नहीं, ये तो पॉइंट है, अगर कोई डिस्टेंस होता तो 5 प्लस में ही लिखती, बट क्योंकि ये डिस्टेंस नहीं है, ये तो पॉइंट है ना, ये तो एक्स पॉइंट है, 5 भी हो सकता है -5 भी हो सकता है, तो ये दोनों ही आंसर लिखेंगे, 5 भी और -5 भी है। तो एक्स की वैल्यू प्लस और -5 है। हाँ अगर ये कोई डिस्टेंस होता तो प्लस में लेते, या रेडियस होती तो भी प्लस में लेते। ठीक है। अभी दोनों में लेना है +-5, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इवेल्युएट करना 2 cos 60 10 45। 2 cos 60 10 45 इसको कैसे करेंगे, इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आना चाहिए। टू cos 60 की वैल्यू रख दो, कितनी होती है cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। ठीक है। और 10 45 1 होता है, 2 से 2 कटा 1 आंसर आएगा इसका। किस किस बच्चे का आंसर 1 आया उनका ठीक है, कमेंट करके मुझे बताना। क्वेश्चन 24 देखते हैं। अच्छा इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी है और में, तो और 15 cot A कितना दिया हुआ है 8, और ये cosec A निकालना है, तो ये तो आपका NCERT का ही क्वेश्चन है। cot A तो आपको पहले cot A निकाल लो, ये 15 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यहाँ आके डिवाइड में आ जाएगा 8/15। अब आपको पता है कॉट क्या होता है, कॉट होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये सबको पता है ना, कॉट क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो जहाँ पे अगर एंगल ए मैं यहाँ कंसीडर कर रही हूँ, एक पे नहीं, एक को अगर कंसीडर कर रही हूँ यहाँ पे, तो एक एंगल के साथ वाला बेस, ए के अपोजिट वाला परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस कितना है 8 है, ये 8x लगा दो, परपेंडिकुलर 15x है। अब ये हाइपोटेन्यूज निकाल लो, कैसे निकलेगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, पी का स्क्वायर बी का स्क्वायर है ना। पी का स्क्वायर कितना है 15, एक्स हटा दो चाहे तो आप, बेस कितना है 8, उसका स्क्वायर प्लस करते हैं, हाइपोटेन्यूज निकालना है दोनों को प्लस करते हैं और रूट कर दो। 225 + 64 का अंडर रूट करो, √289, और इसका स्क्वायर रूट करोगे तो 17 आएगा। तो यानी ये कितना आ गया 17। आपको क्या निकालना है कॉसेक ए निकालना है। तो कॉसेक क्या होता है, कॉसेक होता है देखो साइन का उल्टा, साइन होता है p/h, साइन क्या होता है p/h, साइन है तो p/h का उल्टा करो, h/b होना चाहिए, h/b। h कितना है, h है आपका ये 17, और a कितना है p कितना है 15, तो 17/15 होना चाहिए इसका आंसर। अब आप चाहते तो इस क्वेश्चन को भी ट्रिक से कर सकते थे, ये तो था ट्रायंगल वाला तरीका, समझ आ गया होगा सबको है ना कैसे किया है। बट अगर इसको भी ट्रिक से करना कैसे करोगे, ट्रिक से भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को।
ये इसलिए करा रही हूँ ताकि आपके सीबीएसई बोर्ड में कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए करना है इन क्वेश्चंस को, ठीक है। जिन्होंने गलत करके आए हो या फिर सही से नहीं समझा, तो कॉट 8/15 दिया है, आपको कॉसेक निकालना है। आपको कॉसेक और कॉट की आइडेंटिटी पता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर ये कितना होता है, 1 होता है। ये पता है ना सबको, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1। तो अगर कॉसेक निकालना है मेरे को कॉट की हेल्प से, तो कॉसेक ए कैसे आएगा, पहले कॉट को यहाँ लेके जाओ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये माइनस है वहाँ जाके प्लस, और फिर रूट, क्योंकि स्क्वायर है हटेगा तो रूट लगेगा। तो कॉसेक कॉट की हेल्प से निकल जाता है। 1 प्लस कॉट कितना है, 8/15, और इस कॉट पे स्क्वायर भी लगा हुआ है, और फिर रूट, इस कॉट पे स्क्वायर लगा हुआ है ना। अब इसका 1 प्लस 8 × 8 = 64, 25 15 स्क्वायर का मतलब इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी है, तो 15 × 15 करना है, तो 225। अब इसका फ्रैक्शन है ना, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा 225, एंड ये एलसीएम में 1 है नीचे, तो ये तो यहाँ चला जाएगा 225, और ये 1 इससे, ये 1 यहाँ चला जाएगा 64। तो ये तो एलसीएम करना आता ही होगा आपको। अब से प्लस कर लो, 289,225 का स्क्वायर रूट। अब 289 17 होता है, ये ना होता 15, तो ये आ रहा है ना 17/15 भी। मैंने दूसरे तरीके से निकाला था तब भी 17/15 आ रहा था, यहाँ से भी निकाला तब भी 17/15 आ रहा है। तो आई होप सबका आंसर 17/15 आया हो। कमेंट करके मुझे बताना आंसर 17/15 आया कि नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये दोनों हो गए 23 के। बाकी ये क्वेश्चन तो मैंने इतनी बार कराया कि ये एक प्राइम नंबर नहीं है, तो इसको पहले आप, यानी प्राइम का मतलब प्राइम नहीं है तो कंपोजिट है, तो यानी कि इनडायरेक्ट वे में ये बोल रहे हैं कि ये कंपोजिट नंबर है। तो कैसे सिखाया था इसको कंपोजिट नंबर प्रूव करना। तो देखो मैंने आपको सिखा रखा था क्वेश्चन 24 में कैसे कि ये एक टर्म होती है, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, ये तीनों मल्टीप्लाई में, तो ये एक पूरी टर्म है और ये अलग टर्म है, तो ये 2 टर्म्स है। तो हमें पहले इनमें से कॉमन निकालना होता है। अभी तो मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं, बट अगर मैं 76 के प्राइम फैक्टर कर दूँ तो 2 2 19 है ना, तो 76 के प्राइम फैक्टर 2 × 2 × 19 हो जाएंगे, एंड ये 17 × 19 × 3 हो जाएगा। ये तो एज इट इज़ इसके फैक्टर कर दिए। अब 19 दोनों में से कॉमन निकल सकता है, बाहर निकाल लो। अंदर इसमें से ये दोनों बचे, 17 3 × 51, और यहाँ से 2 2 × 4 बचा। अब ये 19 51 और 4 55, तो ये 19 × 55। जब भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट, कोई भी नंबर 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, और ऐसे नंबर जो मतलब 2 अलग अलग नंबर्स, 1 नहीं होना चाहिए, 2 अलग अलग नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए, तो वो क्या होता है, वो एक कंपोजिट नंबर होता है। तो ये एक कंपोजिट नंबर है। अगर ये कंपोजिट नंबर है तो इसलिए ये क्या नहीं है, हेंस गिवन नंबर इज़ नॉट प्राइम नंबर। जब ये कंपोजिट, तो कंपोजिट नंबर कभी प्राइम तो होंगे नहीं, नॉट प्राइम नंबर। क्यों नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि ये पूरा सॉल्व करके ना 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आ चुका है, तो ये एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। तो पहले कुछ कॉमन नहीं आ रहा था तो आपने इसके प्राइम फैक्टर करने थे। तो आई होप ऐसे ही करके आए होंगे सारे बच्चे, कमेंट करके बताना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। फाइंड द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने, मिडिल स्प्लिट करना है यहाँ पे भी। 5x² + 3x - 2, इसका मिडिल स्प्लिट कैसे करते हैं, क्वेश्चन 25। तो पहले तो मैंने क्या कहा, इसके x² के जो भी कॉफिशिएंट है उसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आया मल्टीप्लाई करके, 10, 5 2 = 10, ठीक है। अब 10 के ऐसे फैक्टर करो कि 3 आ जाए, तो 5 और 2 से भी 3 आ सकता है ना माइनस करके। तो आपने क्या करना है, इसको और इसको तो ऐसे ही लिखना है, इस 3 को स्प्लिट करना है। कैसे स्प्लिट करो, 5x - 2x में, ताकि 3x आ जाए, 5x - 2x। प्लस का है तो ये प्लस का बड़ा और छोटा वाला माइनस का। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालो, 5x स्क्वायर और 5x में से 5x कॉमन निकल जाएगा ना। इसमें से अंदर 1x बचा, इसमें से पूरा 5x बाहर है तो 1 बचा। 2x और 2 में से क्या कॉमन आएगा, 2, और इसमें बाहर माइनस लगा दो, ये माइनस है तो यहाँ लगा दो। अब अंदर x बचा और यहाँ 2 में से 2 बाहर है तो 1 बचा, और बाहर माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सेम ब्रैकेट आ गई, सेम ब्रैकेट को बाहर ले लो कॉमन। इसमें से अंदर क्या बचा, 5x, और इसमें से क्या बचा, 2। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, प्राइम इसके फैक्टर, और फिर 0 के इक्वल रख दो ने। तो एक बार x + 1 0, और एक बार 5x - 2 = 0। यहाँ से x + 1 है तो -1 आ जाएगा। यहाँ से 5x, तो पहले ये -2 को 2 ले जाओ, माइनस है प्लस, फिर x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड।
तो ये 2 वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो किस किस बच्चे का आंसर -1 और 2/5 आया, उनका आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीरोज़ निकालने थे, ठीक है, यानी जीरोज़ का मतलब ये अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका चॉइस वाला है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोज़ आपको गिवन है। तो जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज़ गिवन है और उसको बनाना हो, आपको फाइंड करना हो, तो मैंने ट्रिक सिखाई थी कि उसका फॉर्मूला बनाया करो। तो जीरोज़ का मतलब अल्फ़ा आपको 6 दिया और बीटा आपको कितना दिया है, -1। क्वेश्चन 25 और, तो जब भी आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद रखा करो, x² माइनस सम ऑफ जीरोज़ बाहर x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये फॉर्मूला करके पॉलिनोमियल बन जाता है। तो x² माइनस सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा और बीटा को प्लस करो, 6 और 1 को प्लस करो, 6 प्लस -1 और बाहर x है, फिर प्रोडक्ट यानी इनको प्रोडक्ट करो जीरोज़ को, 6 इंटू -1 है ना। अब x² माइनस बाहर का 6 में से 1, देखो ये भी माइनस ही होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 - 1 5 आ जाएगा, x आ जाएगा, 6 1 = 6, मल्टीप्लाई में 6 आएगा, लेकिन अगर एक माइनस है तो लग जाएगा। तो ये आंसर आएगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये इस तरीके से फॉर्मूले से बन जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, एंड कमेंट करके बताना किसके कितने सही है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सेक्शन सी को कवर कर लेंगे, सेक्शन सी पूरा करेंगे, सेक्शन डी भी कर लेंगे। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना एंड कमेंट करके बताना जिन बच्चों का ये पेपर है उनका एग्ज़ाम कैसा गया, एंड जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ उनको अच्छी तरह से करना है, एंड इवन CBSE बोर्ड के लिए भी इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। एंड इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को जो मैं करा रही हूँ डिटेल सोल्यूशन है, तो इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि आपके CBSE बोर्ड के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। प्लेलिस्ट को भी कर लेना, PYQs 3 to 4 कम से कम क्वेश्चन पेपर्स, ताकि आपके अच्छी तरीके से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। नेक्स्ट पार्ट में इसका हम बाकी के क्वेश्चंस कर लेंगे। 1000 लाइक कम से कम करो जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट अगर आपको चाहिए तो। ये इसके सेक्शन डी के क्वेश्चंस आए हुए थे, ये सेक्शन ई, इन्हें हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे, एंड इसका नेक्स्ट पार्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो चेक कर लेना। एंड सिर्फ देखना नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस कर लेना, ताकि आपके प्री बोर्ड अच्छी तरीके से हो सके एंड CBSE बोर्ड एग्जाम भी अच्छी तरीके से हो सके। बहुत डिटेल सोल्यूशन है, विद कंसेप्ट है, इसलिए अच्छी तरह से आपको सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। ये इसका केस बेस्ड क्वेश्चन था, तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट में सारे क्वेश्चंस करा दूंगी। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूर।